औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और आज हम MGT फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लेक्चर नंबर या मॉड्यूल नंबर 10 है उसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और ये 3 पार्ट में होगा इंशाल्लाह और इसको हम अच्छे तरीके से डिटेल से देखेंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। चलें जी, आज जो हमने चैप्टर नंबर 10 या मॉड्यूल नंबर 10 पढ़ना है वो है फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो इसके ऊपर हमने बाकायदा ये सारा चैप्टर पढ़ना है और जिन्होंने ऑनलाइन अकेडमीज़ या ऑनलाइन ट्यूशन लेनी हो इन सब्जेक्ट की, बल्कि आल FIN जो कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, MGT फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 2, MGT 401, ठीक है, और MGT 201, अदर बुक्स जितनी भी हैं आपकी, MGT 411, जितनी भी बुक्स हैं आपकी वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर मेरा सेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ आप मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, हम आए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम लेक्चर की बढ़ने की तरफ से मैं पहले यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी से आप पूरा देखना शुरू करेंगे तो आपको अकाउंटिंग की आगे समझ लगना शुरू होगी, ठीक है। चलें जी, आए हम आगे बढ़ते हैं जी। अब हमने जो मेन बेसिक डेफिनेशन कंसेप्ट देखने हैं इसके, ये होता क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होते हैं, तो ये हमें सारी चीज़ें इसको देखेंगे। चलें जी, आगे पहली जो आती है हमारी प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट। बस इसका नाम इसलिए रखा हुआ है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। मतलब प्रॉपर्टी के ऊपर भी, प्लांट के ऊपर, इक्विपमेंट भी। बस इसके ऊपर प्रॉपर्टी के में मशीनरी भी आ सकती है, बिल्डिंग भी आ सकती है, ये इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है, सही है। तो आज हमने इसको देखना है, ठीक है। अब देखिएगा, जो कहते हैं कि देयर आर एसेट दैट विल बी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर। मतलब ये जो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं ये मोर देन 1 ईयर के यूजेज के लिए होते हैं। मतलब इसको यूज़ पर्पज़ के लिए रखा जाता है, ना कि सेल पर्पज़ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ख़रीदो, एक प्लांट ख़रीदो 3-4 करोड़ की, आप एक बिल्डिंग ख़रीदो 3-4 करोड़ की, उसको आप मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए और आप उसको बेच दो, ऐसा नहीं होता। इसको आप यूज़ पर्पज़ के लिए लेके आते हो, ठीक है। और ये मोर देन 1 पीरियड, मतलब 1 ईयर के लिए होती है, ठीक है, मतलब 5-6 सालों की होती है। उसके बाद देखिएगा, देयर आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पज़। आप देखो ना, रीसेल के लिए नहीं होते, नॉर्मली कोर्स ऑफ द ट्रेडिंग। मतलब आप ट्रेडिंग के वक्त इसको, जो आप मशीन लेके आए अपने बिज़नेस में, तो वो आपकी मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आए हैं, ना कि उसको सेल करने के लिए। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट, ये एक स्टैंडर्ड है IS 60, तो इसके ऊपर हमने पढ़ना है। तो ये एक यूज़ के लिए होता है, ना कि इसको सेल करने के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दीज में बी हेल्ड फार, मतलब कैसे ये किसके लिए रखे जाते हैं, किसके लिए परचेज़ किए जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर सर्विसेज, आप या प्रोडक्शन कोई चीज़ें बनाने के लिए आपने एसेट ख़रीदा होता है, या सर्विस देने के लिए, या सेलिंग गुड्स फॉर सर्विसेज, आपने कोई सेलिंग गुड्स या सर्विसेज के लिए लिए होती हैं,
या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ कोई आप बिल्डिंग ले लेते हो, उधर आप एडमिन डिपार्टमेंट बिठा देते हो, ठीक है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, तो वो एडमिन पर्पज़ के लिए, या रेंटल टू अदर्स, या आप प्रॉपर्टी लेते हो या उसको रेंटल पर्पज़ में दे देते हो, ठीक है। ये 4 कैटेगरी हैं जिस पर्पज़ के तौर पर आप प्रॉपर्टी या प्लांट इक्विपमेंट आप बाय करते हो, परचेज़ करते हो या एसेट को एक्वायर करते हो, ठीक है। आगे देखिएगा रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मतलब कैसे हम जान सकते हैं कि इसको ऐसे कैसे अब सबसे पहले है कि कास्ट कैन बी मैयर रिलायबल, मतलब इसकी कास्ट को अच्छे तरीके से मैयर कर सकें, मतलब रिलायबल हो सके, ये ना है कि मतलब वो रिलायबल ही ना हो, उसको ऐसी कास्ट जिसको हम अच्छे तरीके से मैयर कर सकें बस, ठीक है, और उसको अकाउंट कर सकें, उसको ईज़िली मैयर कर सकें। दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर। वो कहता है कि आपने कोई एसेट ख़रीदा है एट द एंड ऑफ लाइफ, जब आप फॉर एग्जांपल वो आप एसेट खरीदते हो 5 साल पर्पज़ के, 5 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ होती है कि 5 साल बाद, 5 साल तक गारंटी है, उसके बाद हमारी गारंटी कोई नहीं, 5 साल के बाद वो ख़राब होने लग जाता है, तो फिर उसका कहता है प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द इकोनॉमिक्स इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक्स इन बेनिफिट इन फ्यूचर, कि वो आपको इकोनॉमिक इनफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट दे, मतलब एक तो प्रोडक्शन करके दे रहा है और दूसरी या उसको डिस्पोजल कर सकते हो आप, मतलब जब आपका लाइफ पूरी हो जाती है ना, 2-3 साल 5 साल पूरी हो जाती है, तो आप उसको डिस्पोजल भी कर सकते हो। वो डिस्पोजल का क्या होता है, इनकम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ऐसी इनकम हो जाती है जो आपको इसको डिस्पोजल करके आपकी इकॉनमी को इनफ्लो कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखेगा ये मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशंस को देखेगा, मतलब परचेज़ कंस्ट्रक्शन, मतलब आप परचेज़ करते हो या कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या तो आप परचेज़ करते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चर करते हो एसेट्स और इनिशियल मटेरियल एट कास्ट, या आप परचेज़ करते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो इनिशियल आप कास्ट के तौर पर ही उसको रिकॉर्ड करते हो। सारी बात है कि जितनी आपने परचेज फॉर 1 लाख की आपने परचेज़ की है तो वो आपकी कास्ट है, कंस्ट्रक्शन आपकी 2 लाख की बनाई है तो वो आपकी कास्ट है, इनिशियल मेजरमेंट किया तो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है 5-6 लाख की, वो आपकी कास्ट है, तो वो इनिशियल आपकी कास्ट की लगी होती है। उसके बाद देखेगा एक्सचेंज एसेट आर इनिशियल मेजर एट द फेयर वैल्यू अनलेस, मतलब जो आपने एसेट एक्सचेंज करने होते हैं उसको फेयर वैल्यू, इनिशियली फेयर वैल्यू के ऊपर आपने मेजर करना होता है, मतलब जो आज की वैल्यू है आपकी, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी आपने प्रॉपर्टी दे के कोई और प्रॉपर्टी लेनी हो, ठीक है, या एक्सचेंज करना हो या उसको मशीन को एक्सचेंज करना हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जानी हो, तो वो कैसे हो सकता है, अनलेस जैसा कि दे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन लेक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मतलब या ये तो हो सकता है या जो आप एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करें वो लेक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो, मतलब कमर्शियल एरिया में ना हो या कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, ठीक है, या मतलब ऐसे कह सकते हैं जहाँ लेक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमंड, फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं होती इन दीज क्रॉस सेंटेंसेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स गिव अप विल बी वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन इन द एक्सचेंज, मतलब बाजू का तो होता क्या कि आपको फेयर वैल्यू का पता नहीं चलता, तो वो फिर आप एक कुछ वजूहात की वजह से फिर आप कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स गिविंग अप विल बी वैल्यू ऑफ द एसेट्स टेकन इन द एक्सचेंज, तो फिर आप कैरिंग वैल्यू को यूज़ करते हुए उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब कैरिंग वैल्यू क्या निकलती है, जब आप एसेट की कास्ट में से कोई डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो तो वो आपकी कैरिंग वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू के बराबर भी कहते हैं हम, ठीक है, तो वो आ जाती है, तो फिर उसको हम कैरिंग वैल्यू के तौर पर हम उसको ट्रांजेक्शन में लेके आ सकते हैं। देखेंगे मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन में देखिएगा आफ्टर वंस रिकॉग्नाइजेशन, जब आप द एटम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्लॉट मूवमेंट, जब उसको आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि इसको फेयर वैल्यू पे करना है या कास्ट पे करना है, किस पे करना है, तो ये कैरिंग वैल्यू पे करना है, तो ये जब डिटरमिन कर लेते हो आर मेजर्ड एंड एदर ऑफ द 2 मॉडल्स, मतलब इसमें से 2 मॉडल आप एदर इनमें से 2 मॉडल यूज़ कर सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन, या तो कास्ट मॉडल कर सकते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकते हो, नॉट इन सिलेबस, मतलब रिवैल्यूएशन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉस्ट मॉडल आपके सिलेबस में है। ये रिवैल्यूएशन मॉडल बड़ा एक स्टैंडर्ड है और इसके ऊपर शुक्र करें नहीं है तो ये बड़ा एक डिटेल में चला जाता है, ठीक है। तो बाकी हम ये 2 मॉडल्स हैं, जब हम कोई प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो या कास्ट मेथड पे करते हैं या रिवैल्यूएशन के मेथड पे करते हैं, ठीक है। अब कास्ट कंसेप्ट देखिएगा, मतलब परचेज प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, मतलब आपके टैक्स होता है रिबेट्स, ठीक है, आपने कोई परचेज़ किया है उसके ऊपर कोई डिस्काउंट लिया है, ठीक है, या उसके रिबेट्स किया, टैक्स माफ थोड़ा छूट हुआ है, तो वो सब लेस करने के बाद जो बचती है वो कास्ट पे बचती है। जैसे कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, आप कोई चीज़ मंगवाते हो बाहर से तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप पे करते हो, ठीक है, तो ये रिबेट्स में आ जाती है, ठीक है।
नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, मतलब आपकी ये वो रिफंडेबल है जो परचेज करते हो उसके ऊपर टैक्स रिफंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये बाज़ेन में रखिएगा कोई भी आप परचेज या इंपोर्ट करते हो। डायरेक्टली एट्रीब्यूट कास्ट, ये सारी चीज़ आपकी कास्ट का हिस्सा हो जाती हैं। जो भी आप अपनी परचेज चीज़ करते हैं ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कास्ट का हिस्सा होती हैं मशीनरी का, ठीक है। आप कोई चीज़ करते हो टैक्स पे करते हो, ठीक है, और कोई भी होता है ये कास्ट ऑफ मशीन का हिस्सा होती हैं आपके। एस्टिमेट कास्ट ऑफ द डिसमेंटलिंग रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन, मतलब जो आपकी एस्टिमेशन होती है या तो उसको रिमूवल कर रहे होते हो या साइट रिस्टोरेशन कर रहे होते हो, तो वो है आपकी एस्टिमेट कास्ट होती है। तो वो भी एक कास्ट का मशीनरी का एक हिस्सा होती है, कास्ट का हिस्सा होती है, उसमें ऐड करना होता है आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। अब देखिएगा डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएबल अमाउंट में क्या फ़र्क होता है ये देख लेते हैं हम। कहता है डेप्रिसिएशन इज़ द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी, मतलब एसेट की वैल्यू में कमी करना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल लिया 50 लाख का या 60,000 का, तो आपने एक साल यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू एक साल बाद उसकी 45,000 वैल्यू हो जाती है। तो वो जो 60,000 का आपने मोबाइल लिया वो 45,000 का होता है, तो 10,000 का या 15,000 का जो आपकी वैल्यू वो डिक्रीज़ होगी उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो यूज़फुल लाइफ होती है। मतलब कहता है यूज़फुल लाइफ, ये जो यूज़फुल लाइफ है ना आपकी, ये जो यूज़फुल लाइफ है ये यूज़फुल लाइफ पे डिपेंड करता है। एसेट की यूज़फुल लाइफ के ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है। बाज़ में रखिएगा कि जैसे जैसे आप एसेट को यूज़ करोगे आप उसका आपका वो एसेट डेप्रिशिएट होता जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट इज़ द कास्ट ऑफ एन एसेट, एक कास्ट है एसेट की, एन अदर अमाउंट सब्सटीट्यूट ऑफ फॉर कास्ट लेस इट इज़ रेजिडुअल वैल्यू। मतलब आपकी रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं इसको। आपकी वो अमाउंट जो आपकी कास्ट ऑफ एसेट होती है जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो और उसमें से आपकी अमाउंट जो आती है एसेट की, ठीक है, और उसमें से आप यहाँ रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देते हो जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है, ठीक है। तो वो जब लेस कर देते हो तो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाती है। मतलब ये कास्ट ऑफ आपका मतलब फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी कास्ट 50,000 है और रेजिडुअल वैल्यू आपकी 10,000 है, और इन दोनों को जब लेस करोगे तो 40,000 आपका आएगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आता है। उसके बाद देखिएगा आगे यूज़फुल लाइफ क्या होता है। मतलब यूज़फुल लाइफ जैसे हम मटीरियल को मशीन को यूज़ करते जाएंगे, पीरियड आवर विच एन एसेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज, मतलब जब तक आप यूज़ कर सकते हैं 1 साल 2 साल, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल जितनी भी उसकी लाइफ होती है, ठीक है। या आर नंबर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्राम द एसेट। मतलब आप एक मशीन बना लेके आते हो तो वो उसकी कैपेसिटी 5,000 यूनिट बनाने की होती है, तो 5,000 यूनिट के तौर पर आप भी दे सकते हो इसकी लाइफ कितनी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डेप्रिसिएशन रेट इज़ डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट। कि आपने डेप्रिसिएशन जो रेट मालूम करना होता है ना, या तो आपने उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर करना होता है या रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर करना होता है। तो ये आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, तो देखिएगा। आगे देखिएगा अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, देखिएगा डेप्रिसिएशन मेथड्स एंड डेप्रिसिएशन मेथड या डेप्रिसिएशन रेट, या एक दो डेप्रिसिएशन मेथड होता है या रेट होता है। उसमें देखिएगा डेप्रिसिएशन मेथड में देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन बेसिस होता है, मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन बेसिस वो उसको कहते हैं जो हर साल उसकी डेप्रिसिएशन फिक्स रखते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक साल में 5,000 है, दूसरे में भी 5,000 है, तीसरे में भी 5,000 है, चौथे में भी 5,000, ये स्ट्रेट लाइन में से फिक्स रहती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि आपकी चेंज होती है, पहले में 5,000 है, दूसरे में 3,000 हो जाएगी, चौथे में 2,000 हो जाएगी, तो ये रिड्यूसिंग होती है, कम होना, ठीक है। उसके बाद है सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड को भी देखेंगे, ये हम नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कर लेते हैं, ये हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर ऑफ द यूनिट आउटपुट मेथड, मतलब जितनी आपने आउटपुट की होती है उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ दिस सर्विसेज आर मेथड, मतलब घंटों के हिसाब से मशीन कितने घंटे या लेबर ने कितने घंटे काम किए हैं, तो ये सारे हम इसको देखेंगे। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको ईजिली समझ लग जाएगी। कहता है मशीन बॉट परचेज़ की है 1 जनवरी 2009 को फॉर 80,000, मतलब 80,000 की। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट 2,000 है, विद इन 4 ईयर यूजफुल लाइफ है उसकी, मतलब 20,000 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 4 लाइफ उसकी 4 ईयर यूजफुल लाइफ है। इट कैन वर्क फॉर द 12 आवर्स इन द टोटल एंड कैन प्रोड्यूस 40 यूनिट, मतलब वो 12 घंटे काम करती है और 40,000 यूनिट वो क्या करती है आपकी
मतलब बनाती है इन टोटल एज पर एस्टिमेट गिवन एज एक्सपर्ट। मतलब क्या हो सकता है, अब फॉलोइंग दी एक्चुअल रिजल्ट 2009 से 2010 तक देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ईयर एंड सर्विस यूनिट दिए हुए हैं, देखो आर और प्रोड्यूस भी दिए हुए हैं। फॉर ईयर 2009 है और सर्विसेज आर में कितने 2000 है और यूनिट कितने हमारे 7000 है आपके, ठीक है। ये 7000 यूनिट, ये अभी क्वेश्चन चल रहा है, इसको देखेगा और 2009 के मुताबिक। और 2010 में देखिएगा सर्विस आर कितने 5000 हैं और आपके यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए हैं 15000, ठीक है। उसमें देखिएगा कहता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर का डेप्रिसिएशन रेट निकाल दें यूजिंग दी ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसे स्ट्रेट लाइन बेसिस है, रिड्यूसिंग मेथड है, सर्विस आर मेथड है, यूनिट प्रोड्यूस मेथड है या सम ऑफ डिजिट मेथड आपका ये है। अब हम इसको बारी बारी एक मरतबा देखेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले हमें रिड्यूसिंग में देखिएगा, रिड्यूसिंग का फार्मूला यही है कि कास्ट ऑफ मशीनरी जो आपकी कास्ट ऑफ एसेट जिसे हम कहते हैं, उसमें से जब रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देते हैं, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू लेस कर देते हैं तो वो आपकी अमाउंट आती है। पहले हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट देखनी है, डेप्रिसिएशन अमाउंट देखिएगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट देखनी है, वो 78,000 आ जाएगा। जब 80,000 में से 2000 लेस करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट 78,000 आ जाएगी। फिर आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस का मेथड फार्मूला यूज़ करना है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, मतलब डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो ये इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन के होता है। अब देखिएगा डेप्रिसिएबल अमाउंट कितनी है 78,000, मतलब 78,000 आ गया और यूजफुल लाइफ कितनी है 4 इसकी, तो वो आपका आ जाएगा आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 19,500 आ जाएगी, ठीक है। ये 2009 की भी 19,500 आ जाएगी और 20 की भी आपकी 19,500 आ जाएगी, ठीक है। अब उसने इसको कहा है कि ये 25% है, तो 25% के तौर पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मतलब 19,500 डिवाइड बाय 78,000 कर देंगे तो ये 25% आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। अब रिड्यूसिंग बैलेंस में देखिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये है कि आपका इसका फार्मूला है 1 माइनस एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर होता है, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कास्ट मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, मतलब ये अब परसेंटेज निकालने का लगा है, ठीक है। व्हेन यूजफुल लाइफ एन यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब देखिएगा 1 माइनस 4 यूजफुल लाइफ 4 है, 2 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 80 है, मल्टीप्लाई 100 है। अब देखिएगा इसमें पहले आपने 2000 का डिवाइड बाय 80,000 करना, जो अमाउंट आएगी उसका आपने मतलब 4 स्केल लेना है, इसके हिसाब से 4 स्केल लेना है, वो जो अमाउंट आएगी तो उसमें से -1 कर देना और मल्टीप्लाई 100 कर देना है, तो ये हमारा 60% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मतलब अब देखिएगा अब 2009 में 80,000 के ऊपर 60% रेट लगाएंगे तो 4100 बन जाएगा, ठीक है। अब करना क्या आपने, अब ये जो हमारी मतलब 80,000 के ऊपर हमने 60% लिया तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितनी आई है 48,000, मतलब 48,000 ये कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जब 80,000 माइनस 48 ये करेंगे तो ये हमारी अमाउंट आएगी वे वाली, मतलब आपकी जो कैरिंग वैल्यू जिसे हम कहते हैं 2010 की 32,000 आ जाएगी। अब फिर 32,000 के ऊपर 60% आपने लेना है तो वो आएगी 19,200 आएगी, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ कि अब देखें फॉर एग्जाम्पल है कि आपने 80,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया है, मैं 3 0 कॉमन लूँगा, ठीक है, और 60% लिया है तो ये अमाउंट आई है आपकी 48,000, ठीक है, कॉमन 3 0 कॉमन है, ठीक है। अब आपने रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि वो कभी भी आपकी कास्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेता, पहला कास्ट पे लेता है, दूसरा आपकी कैरिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है 80 माइनस 48 करने देना है, तो वो अमाउंट आ जाएगी 32, ठीक है। तो 32 के ऊपर आपने 60% लेना, तो यही आपका रिड्यूसिंग बैलेंस का मेथड है। आपको कभी कभी ये रेट निकालने के लिए नहीं दिया होगा, ये रेट निकालने के लिए नहीं दिया होगा, ये रेट खुद ब खुद दिया होगा, उसने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए आप डेप्रिसिएशन निकाल दें, या आपका ये रेट मेथड आपको कहेगा कि डिटरमिन करो, बस ये कर दीजिएगा, या 5 नंबर का आपको आ सकता है, ठीक है। मतलब या रेट पूछेगा या आपको पूरा रेट खुद दिया होगा और डेप्रिसिएशन निकालने को पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। अब देखिएगा अंडर दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फर्स्ट ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट अप्लाइंग दी डेप्रिसिएशन रेट ऑन दी कास्ट, मतलब आपकी कास्ट के ऊपर होता है, ठीक है। वेयर इज दी सब्सटेंस ईयर, सब्सटेंस सब्सिक्वेंट ईयर्स का मतलब होता है बाद में, जो बाद में ईयर 1 के बाद आनी है, ठीक है।
डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट अप्लाइंग टू द डेप्रिसिएशन रेट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू भी इसको कहते हैं, जो आपकी ये वाली में से इसको लेस करने के बाद आपकी आई है ना, ये वाली नेट बुक वैल्यू, ये वाली, तो ये इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ लग रही होगी, और अगर समझ लग रही है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे से लेक्चर और अपलोड कर सकूँ। आगे देखिएगा सर्विस चार्ज मेथड में, देख लीजिएगा सर्विस चार्ज मेथड में का फार्मूला क्या है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेट आवर्स। ये फार्मूले याद रखने हैं, और देखिएगा इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन रेट पर आवर्स मिल जाएगा। अब देखोगा 78,000 आपकी तो रेजिडुअल वैल्यू लेस करने के बाद आप ये डेप्रिसिएबल अमाउंट पीछे हमने कैलकुलेट की है वो आ जाएगी, और 12 आवर्स कितने दिए हुए हैं आपके, घंटे दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में, तो वो आएगा 6.5 पर आवर्स आ जाएगा। अब देखिएगा 2009 में मतलब 2000 यूनिट दिए हुए थे, आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा गौर से, तो उसको मल्टीप्लाई 6.50 से करते हैं तो 13,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और 2010 में आपके 5,000 यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है, और उसको आवर्स दिए हैं, सॉरी, उसको 6.50 के साथ कर देना, तो वो आपका 32,500 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आपको फिर भी दिखा देता हूँ मैं पीछे जाके क्वेश्चन में, ये देखें ये आवर्स दिए हुए हैं 5,000 और 2,000, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये जो हमने इसके साथ पर आवर्स निकालना और पर आवर्स को टोटल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यूनिट आउटपुट एंड प्रोडक्शन मेथड के जरिए करना है हमने। इसका भी फार्मूला क्या है, डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट आउटपुट, ये हो जाता है डेप्रिसिएशन अमाउंट पर रेट आ जाता है यूनिट के हिसाब से। मतलब 78,000 डिवाइड बाई 40,000 करेंगे तो जो आपके टोटल यूनिट दिए हुए हैं, मतलब मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ, और ये यूनिट दिए हुए हैं, ये वाले यूनिट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये आर पिछले वाले ये दिए हुए थे, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अब देखिएगा ये पर यूनिट आ जाएगा 1.595 पर यूनिट आ जाएगा। अब 2009 के यूनिट कितने 7,000 कहाँ से आया, मैं पीछे करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 7,000 है और ये 50,000 है, ठीक है, 2009 का 2010 का, ठीक है, तो ये आगे आ जाए। 7,000 को मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, 9 पॉइंट से करेंगे तो 13,650 आ जाएगा, और फिर 2010 के 15,000 को मल्टीप्लाई 1.95 से कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29,250। ये डेप्रिसिएशन के मेथड हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आपको रिड्यूसिंग और स्ट्रेट लाइन बेसिस का ज़्यादा पूछेगा, ये कम ही पूछता है, लेकिन कभी कभी ये फार्मूला पूछ लेता है, 2 नंबर का ये MCQ पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। मतलब आपका देखो सिंपल सी बात है, ये तो अमाउंट फिक्स है ना, डेप्रिसिएबल अमाउंट फिक्स है। अगर आर के हिसाब से पूछ रहा है तो टोटल में एस्टिमेट आर्स आ जाएगा, अगर प्रोडक्शन के हिसाब से आ रहा है तो टोटल प्रोडक्शन पूछ लेगा, अगर आपका पीछे जो आया रेजिडुअल वैल्यू तो रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब रिड्यूसिंग के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिएगा ये अब सम ऑफ डिवीजन मेथड देखिएगा, सम ऑफ डिवीजन मेथड देख लीजिएगा। अब आपको इसको देखना हमने जी, अब सम ऑफ डिवीजन मेथड देखेंगे। देखो बेटा 4 लाइफ है ना, 4 लाइफ, मतलब ये देखें 1 2 3 4, अब इन सबको जमा कर दें, सम ऑफ कर दें, 1 + 2 2 + 3 3 + 4, मतलब 2 3 3 और 6 6 4 10, ये 10 वैल्यू आ जाएगी। अब 78 रेजिडुअल डेप्रिसिएबल अमाउंट मल्टीप्लाई 4, पहले 4 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 31,020 आएगी ईयर 1 की, ठीक है। फिर 2 की करेंगे, मतलब फिर हम क्या करेंगे, आप 78,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वो आ जाएगी 23,400। फिर तीसरे की निकालेंगे, 78,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो वो हमारे 15,600 आ जाएगी। और फिर हम करेंगे 78 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई ये आएगी 7,800। अब आपका ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर हमने जो ईयर 1 है तो उसको 1 डिवाइड बाई 10 क्यों नहीं किया, और ईयर 2 में 2 डिवाइड बाई 10 क्यों नहीं किया। ऐसी बात है, ये मुझे पता है आपका क्वेश्चन रेज हो रहा होगा। देखो बेटा, आपने जब एस रिक्वायर किया था तो यूजफुल लाइफ कितनी थी 4, पहले ईयर में यूजफुल लाइफ कितनी थी 4, तो पहले ईयर में तो आपकी यूजफुल लाइफ थी 4 थे, 4 आप ईयर चला सकते थे ना। तो आपने जब एक ईयर चला लिया तो फिर जब 10 में आए तो फिर 3 ईयर रह गए ना, ठीक है। जब आप 3 पे आए फिर 2 ईयर रह गए, जब 4 पे आए तो 1 ईयर रह गया। जब आप 4 ईयर 4 मतलब 4 जो साल हैं वो जब यूज़ कर लेंगे तो 1 तक पहुंचेंगे ना, तो पहले पे 4 है, ठीक है। पहले जब हमने एक्वायर किया तो पहले में हमें यूजफुल अभी 4 मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका सारा मेथड दिया हुआ देख लीजिएगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे आपका, ठीक है।
selection of the depreciation method depend on the pattern of the economics benefit associated with the asset। बस सिलेक्शन ऑफ डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन वो किसके ऊपर ले रहा है, रिड्यूसिंग पे ले रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ले रहा है, सम ऑफ डिवीजन मेथड में ले रहा है, कास्ट पे ले रहा है, आर्स पे ले रहा है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक क्या एक्सपेक्ट ऑफ फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर दी ऑल अदर मेथड फर्स्ट कैलकुलेट डेप्रिसिएबल अमाउंट एंड देन वर्क आउट द डेप्रिसिएबल एक्सपेंस। मतलब कहता है रिड्यूसिंग बैलेंस के अलावा जितने भी मेथड हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, डिजिटल मेथड हो गया, आपका घंटों के हिसाब से हो गया, आउटपुट के हिसाब से हो गया, तो वो पहले डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालेंगे, फिर आपके ऊपर वो डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। लेकिन रिड्यूसिंग में डेप्रिसिएबल अमाउंट ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। चलें जी, आज का लेक्चर यही था और मैं यही कहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।